हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 6 फ्रॉम ओसवाल अप्लाइड मैथ सैम्पल पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम। तो यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? अगर हम यहाँ देखें, पहले ऑप्शन में प्लस किया गया है सी को, तो अगर हम यहाँ पर a प्लस सी कर दें तो इधर भी b प्लस सी हो जाएगा मॉड m। तो ऐसे पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन में क्या है, a माइनस बी, तो माइनस भी आप कर सकते हो, ये भी प्रॉपर्टी होती है इसकी। और थर्ड ऑप्शन में इन दोनों को इकट्ठा करके उसने लिख दिया a प्लस माइनस सी और b प्लस माइनस सी। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट बन रहे हैं, तो आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। यानी जो डी ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। वो ये बता रहा है कि आपका पहला ऑप्शन भी ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन भी ठीक है और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में फिर आपको मॉडुलो का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मॉडुलो बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम एन, और आगे दिया हुआ है बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन। अब यहाँ पर इसमें से बताना आपको कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसका मतलब ही होता है एक्चुअली में कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, इसका मतलब है कि ए माइनस बी को आप एन से डिवाइड कर सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एन के। अगर हम इसको देखें तो बी माइनस सी को भी आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर हम पी ले लेते हैं, यहाँ पर के एक इंटीजर है, यहाँ पर पी को एक इंटीजर है। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें, दोनों को ऐड कर दें, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी इक्वल्स टू एन कॉमन निकाला हमने के प्लस बी, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू n इंटू में k प्लस पी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a माइनस पी एन से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो a माइनस, इसको आप मॉडुलो में अगर लिखोगे तो a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो n, ऐसे आप लिख सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें थर्ड सी ऑप्शन बन गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है मॉडुलो अर्थमेटिक इज द अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। जो मॉडुलो अर्थमेटिक होता है वो अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिमाइंडर ही लिखते हैं आंसर में। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर एंड आर इज द रिमाइंडर, ए और बी दो इंटीजर आपको दे रखे और आर रिमाइंडर दिया हुआ है, देन द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली आप जब लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा ए मॉड बी इज इक्वल्स टू आर। यानी ए को अगर आप मतलब ए को अगर बी से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा आर। फोर्थ क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है 21 मॉड 2। तो 21 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। एज्यूम दैट करंट टाइम इज 7 PM। अभी का जो टाइम है वो 7 PM का है। एंड व्हाट टाइम इन AM और PM विल इट बी इन 1000 आवर्स। 1000 घंटे के बाद, 1000 आवर्स के बाद आपका जो टाइम है वो कितना होगा? तो 1000 आवर्स को आप उसमें कन्वर्ट करोगे, आप इसका मॉडुलो 24 निकालोगे। तो मॉडुलो 24 निकालोगे तो आपके पास 16 रिमाइंडर बचेगा। अब 16 रिमाइंडर बचने का मतलब है, अगर हम 7 PM की बात कर रहे हैं तो 7 PM के 16 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा? अब 7 PM में पहले 12 आवर ऐड कर दो। अभी 7 PM है, 12 आवर के बाद कितना होगा? 7 AM हो जाएगा। फिर उसमें 4 आवर और ऐड कर दो, तो 7 AM प्लस में 4 यानी 11 AM। जो टाइम है आपका वो 11 AM का टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स ए माइनस बी अपॉन में 6.25 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 2.5। अब जो ऑप्शन उसमें दिए गए उसमें वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसमें पूछ रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज लेस देन ए, बी इक्वल्स टू ए, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आइडेंटिफाई करना है। इसको आप इधर लेके जाओ तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 6.25 इंटू में 8 अपॉन में 2.5। देखिए अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं पूछ रहा हमसे, तो कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा दोनों में से बड़ा है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आ रहा है। ए में से अगर हम बी को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स ए जो है वो बी से बड़ा है, या आप ये कह सकते हो बी ए से छोटा है। अगर यहाँ नेगेटिव आंसर आ रखा होता तो इसका मतलब बी जो होता वो बड़ा होता और ए छोटा होता।
तो वैल्यू पूछी है तो वैल्यू निकालो, अदरवाइज इतना ही पूछा है तो इतना ही करो, जितना पूछा गया ना काम उतना ही करो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। 7th क्वेश्चन में कहता है x लेस देन 5, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है। अब जो ऑप्शन आपको दिया उन सभी के अंदर -x हो रहा है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो -5 आ जाएगा। जो इनइक्वलिटी है वो अपना साइन चेंज कर देती है, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 एंड 20 पर kg रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ₹16.50 kg। आपके पास 2 वैरायटी हैं, एक की कॉस्ट है 15, दूसरे की कॉस्ट है 20, और जो मिक्सर आ रहा है वो 16.50 का आ रहा है। तो किस रेशो में इसको मिक्स किया गया ये आपको बताना है, यानी x अपॉन वाई बताना है। तो x अपॉन वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से आप इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा 3.50, इसमें से आप इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 1.50, जीरो भी कट जाएगा, डेसिमल भी कट जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो रेशो आपके पास बन रही है 7:3। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कहता है टैप P alone fill a cistern in 2 hours while tap Q alone fill the same cistern in 3 hours. A new tap R is attached to the bottom of the cistern which can empty the completely filled cistern in 6 hours. एक टैप है 2 आवर्स के अंदर भर रहा है, दूसरा टैप 3 आवर्स के अंदर भर रहा है, और एक टैप उसके नीचे लगा दिया गया बॉटम में जो उसको 6 घंटे के अंदर खाली कर रहा है। सनी स्टार्टेड ऑल द 3 टैप्स टुगेदर एट 9 AM। सनी ने क्या किया, तीनों के तीनों टैप को इकट्ठा चला दिया 9 बजे। तो व्हेन विल द टैंक बी फुल, तो टैंक फुल कब होगा। तो यहाँ पर जो पहले वाला टैप है वो 2 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में उसने इतना टैंक भर दिया, दूसरे वाले ने 1 घंटे के अंदर इतना भर दिया, तीसरे वाले ने 1 घंटे के अंदर इतना खाली कर दिया। तो तीनों जब इकट्ठे चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो 3 + 2 - 1, 5 - 1 आ गया 4, तो 4/6 का मतलब हो गया 2/3। तो जब हम टाइम निकालते हैं तो टाइम निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3/2 यानी 1.5 आवर्स। अगर सुबह टैप चलाए गए 9 बजे तो 1.5 का मतलब टैप जो टैंक आपका वो भरेगा सुबह 10:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0। जो हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है उसके अंदर आप 2 या 0, ये आपके पास 9 प्लेस हैं, इनके अंदर आप या 2 पुट कर सकते हो या 0 पुट कर सकते हो। तो इस तरह की हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो पहले वाले प्लेस के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, दूसरे प्लेस के लिए भी 2 ऑप्शन है, तीसरे प्लेस के लिए, हर एक प्लेस के लिए 2-2 ऑप्शन है। टोटल प्लेस कितने हैं 9, तो आपके पास आ जाएगा 2⁻9 = 512। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, 2x प्लस में y, 4x, 5x - 7, फिर 4x = 7, 7y - 13, y एंड x + 6। तो यहाँ से आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस करने के लिए पहले x y की वैल्यू तो चाहिए। तो x की वैल्यू आप देखो कहाँ से इजीली निकाल सकते हो, आप यहाँ लास्ट वाले इस पर आओ एलिमेंट पर, यहाँ तो है 4x, इधर है आपके पास x + 6। तो इसको जब आप इधर लाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x = 6, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब y की वैल्यू आप पहले वाले से ले लो, 2x प्लस में y = में 7, तो x की जगह यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसको यहाँ पुट करो, 2 × में 2 प्लस में y = 7, यह आ गया 4 को उधर ले जाके माइनस करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अब दोनों का आपको सम चाहिए, तो x + y की जो वैल्यू आ जाएगी 2 + 3, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12th क्वेश्चन में जो आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब से फिर आगे एक वैल्यू पूछी गई है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको किससे मिलेगी। तो जब भी यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन के अंदर कोफैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो जब भी कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। तो ऐसा यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, जब a11 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a11 से, a21 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a21 से, और a31 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a31 से, तो जो आंसर है आपका ये डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। यानी जो एलिमेंट आपने लिया है अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर ही वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 13,
13 में कहता है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 देन एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है तो पुट कर दो, अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में P हमें दिया हुआ है 3q की पावर 4 -1/q प्लस में 4q प्लस में 5। आपको फाइंड करना है dp/dq, यानी P का आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू q। तो जैसे आप x का डेरिवेटिव करते हो सेम उसी तरीके से चलना है। 4 3 = 12, q हो गया यहाँ पर, इधर इसका करोगे डेरिवेटिव तो 1/q² हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4q का डेरिवेटिव आ जाएगा 4। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका ए 12q³ प्लस में 1/q² प्लस 4। 15th क्वेश्चन में भी आपको डेरिवेटिव करना है y = e की पावर x² प्लस में 4 इंटू में e की पावर √x। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फिर यहाँ पर आप डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x²। तो e की पावर x² का डेरिवेटिव e की पावर x² ही हो गया। अब फिर x² का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो वो हो गया 2x। यहाँ पर e की पावर √x का e की पावर √x हो गया। अब √x का डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 1/2√x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो गया 2x e की पावर x², इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2 e की पावर √x डिवाइडेड बाय √x। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ऑप्शन बन गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में कहता है द टेंजेंट टू द कर्व y = x e x² पासिंग थ्रू द पॉइंट 1e। पास कर रहा है इस पॉइंट से, आल्सो पास थ्रू अनदर पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट। इसके अलावा ये एक और पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बना लें। उसके लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, यानी dy/dx करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1 और ये एज इट इज रहेगा। अब x एज इट इज रहेगा, e की पावर x² का डेरिवेटिव भी ये सेम रहेगा और x² का डेरिवेटिव हो गया 2x। e की पावर x² यहाँ पर है कॉमन, इसको कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से रहेगा 1 प्लस में 2x²। अब ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पुट करते हो तो x की जगह आपको 1 पुट करना है। तो ये बन गया आपके पास स्लोप 3e। अब स्लोप अगर 3 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई y माइनस ये y1 आ गया, स्लोप आपके पास 3x माइनस x1। तो इक्वेशन बन गई y = ये आ जाएगा 3ex माइनस 3e और ये वाला e भी इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस e। तो इक्वेशन बन गई y = 3x माइनस 2e। अब ये आपकी इक्वेशन बनी। अब ये कहता है कि जो आपके पास 4 पॉइंट दिए गए उन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इसी का है, इस टेंजेंट का है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपको देखो बारी बारी से या तो पुट करके देख लो, वर्बली पुट कर लो। तो यहाँ जैसे पहला पॉइंट है 4/3 और 2e। तो इस पॉइंट को जब आप इसमें डालोगे, क्या पॉइंट है 4/3 एंड 2e, ये पहला पॉइंट है। इसको जब इसमें डालेंगे LHS RHS अगर बराबर आ गई तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो y की जगह तो रखते हैं 2e, x की जगह आ गया 4/3 माइनस 2e, इससे ये कैंसिल, ये 4e माइनस 2e आ जाएगा। तो ये भी 2e है, ये भी 2e है, यानी यही हमारा आंसर है। अगर आपका इससे सेटिस्फाई नहीं होता आंसर तो फिर आप नेक्स्ट वाले पे जाओ, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर उससे नेक्स्ट वाले पे जाओ, ठीक है। जितना पहले निकल जाएगा उतना हमें फ़ायदा रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी 16 किया था हमने, 17 क्वेश्चन देखो। इसमें आपको जो फंक्शन है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) = x³ माइनस 2x² प्लस में 2x और x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब यहाँ पर आपसे पूछता है ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग या नन ऑफ दिस। तो ये चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं पहले इसका। तो f(x) आ गया हमारे पास 3x² माइनस 4x प्लस में 2। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये स्क्वायर फंक्शन में बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर ये स्क्वायर फंक्शन में बन गया तो वहीं से आपको पता लग जाएगा, आपको कुछ चेक वेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब स्क्वायर फंक्शन में बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ से इस 3 को कॉमन निकाल दो।
तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 4/3x प्लस में 2/3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको स्क्वायर फंक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो उसके लिए x, फिर ये जो मिडिल टर्म होती है इसका कर दिया जाता है हाफ, तो मिडिल टर्म का हाफ करोगे तो 2/3 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसको बैलेंस करने के लिए जो टर्म आप यहाँ पर बनाते हो उसी का स्क्वायर आपको माइनस करना है, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। प्लस में 2/3 ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 3x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया ये -4/9 प्लस में 2/3। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे -4/9 प्लस में 2/3, तो यहाँ से आपके पास बचेगा ये 2/9। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा प्लस में 2/9। अब यहाँ पर देखो, आप जो भी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो ये यहाँ से आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव कहीं भी नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको वैल्यू 0 मिल जाए, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल नहीं मिलेगी। और उसके अंदर ये भी प्लस हो रहा है तो आपकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक, यानी हमेशा आपकी वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फंक्शन आपका हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे। 18th क्वेश्चन है। 18th में कहता था लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस में e रेज टू पावर माइनस x। अब यहाँ पर आपसे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ भी पहला काम यही करेंगे कि डेरिवेटिव आप करो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, फिर माइनस x का करेंगे तो उसकी वजह से ये माइनस आ गया। अब इसको पुट करो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को पुट करो 0, इसको इधर शिफ्ट करो तो e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। अब दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो दोनों की पावर को आप कंपेयर करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस x, यानी यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, यानी जो भी वैल्यू निकलनी है मिनिमम मैक्सिमम इसी पे निकलनी है। अब यहाँ पर मैक्सिमम तो है नहीं, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, नहीं मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधा उठा के इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक आपको तब जरूर करना पड़ेगा जब आपके पास दो वैल्यू आए। तो यहाँ पर f0 पे हम निकालते हैं, तो e की पावर 0 प्लस में e की पावर माइनस 0, 1 + 1 आंसर आ गया 2। तो लीस्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। 19th क्वेश्चन देखो, उसमें कहता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। साइज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका साइज क्या है, कितनी बार ट्रायल हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर। इसकी यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी की हेल्प से हम वो निकालते हैं, z निकालते हैं, और फिर आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ex बताना है। ex मतलब मीन बताना है। तो मीन का जो फार्मूला होता है उसके लिए आपको जो भी x दे रखा होता है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले वाला x हमारे पास 1 है, प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो 1 × 1/10, फिर 2 × 1/5, 3 × 3/10, 4 × में 2/5। इसको आप सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेंगे साथ साथ। एलसीएम 10 आ गया, तो इधर तो रहेगा 1, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 9, और इधर आ जाएगा 16। इसको सॉल्व करेंगे, 16 + 9 25, 25 प्लस में 5 30, 30/10, यानी आंसर आ गया आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो मीन है वो आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 क्वेश्चन है, इसमें कहता है गिवन दैट मीन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएट x इज 15। जो मीन है आपको वो दे रखा है 15, यानी म्यू है आपके पास 15, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, देन द z स्कोर ऑफ ए डाटा पॉइंट 20। डाटा पॉइंट जो होता है वो x होता है, और यहाँ पर आपको z निकालना है, तो z का फार्मूला होता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 22 - 15 डिवाइडेड बाय 4,
7/4 यानी 1.75, ये आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको फिलअप करना है। कहता है कि डैश कवर ऑल दोज इंडेक्स नंबर विच मेजर द चेंजेस इन टोटल मनी वर्थ ड्यूरिंग सम पीरियड कंपेयर्ड विद द अदर पीरियड। पीरियड तो हम कंपेयर करते ही हैं, क्या यहाँ पर आपको कंपेयर करना है चेंजेस इन टोटल मनी वर्थ। टोटल मनी वर्थ दैट मीन्स आप उसकी वैल्यू चेक कर रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है वो आप निकाल रहे हो, वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, इंडेक्स नंबर इज डू नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कह रहा है इंडेक्स नंबर की कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती, मतलब आप इसको सब जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा गलत है, कर सकते हो आप। 25 में कहता था बेस पीरियड शुड बी, तो बेस पीरियड जो होता है वो इसमें से जो ऑप्शन आपको दिए एब नॉर्मल, अननेचुरल नहीं, नॉर्मल आएगा, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास नॉर्मल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 26, डे स्टडी द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स। कौन सी स्टडी में हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गुड है उसमें क्या चेंज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स मतलब क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, इसके अंदर कहता है इन व्हाट रेशो वाटर इज मिक्स्ड विद द मिल्क टू गेन 16 and 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। आप पानी को मिल्क के अंदर किस रेशो में मिक्स करोगे कि जितने में आपने मिल्क खरीदा था उतने में ही अगर आप बेचते हो तो भी आपको 16 and 2/3% का गेन हो जाएगा, है ना मैजिक। जितने में खरीदा था उतने में बेच रहे हैं लेकिन फिर भी हमें गेन हो रहा है। क्यों गेन हो रहा है? क्योंकि भाई उसके अंदर हम पानी को मिला रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क बी ₹1। अब कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो कह रहा है जो मिक्सर का सेलिंग प्राइस है वो भी ये रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर, ये भी आपके पास 1 रहेगा, और इस पर आपको गेन हो रहा है 16 and 2/3% का। तो 16 3 48, 48 प्लस में 2 यानी 50/3% का इसमें गेन हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो गेन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका सीपी निकाल लेते हैं। जो मिक्सर है उसका सीपी कितना होगा, तो सीपी ऑफ मिक्सर अगर हम निकालते हैं तो ये आ गया आपके पास, सीपी का फार्मूला एसपी इंटू में 100 एंड 100 प्लस में गेन, तो ये बन गया आपके पास 100 / 300 प्लस 50 यानी 350 इंटू में 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 पे कैंसिल हुआ और 5 से 100 काटा हमने, तो ये आ जाएगा 6/7। अब जो मिक्सर है आपके पास उसमें क्या आ गया, एक तो आपने ली कॉस्ट यहाँ पर 0 क्यों ली, क्योंकि जो वाटर की कॉस्ट होती है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, वो तो आपके लिए 0 रहेगी ना, कहीं से भी पानी भर लो कोई दिक्कत ही नहीं। और जो मिक्सर की कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 1, मिक्सर की नहीं सॉरी मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस है 1, मिक्सर की कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास 6/7। किस रेशो में आपको इसको डिवाइड करना है, तो x/y, 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो 1 - 6/7, ये हो जाएगा आपके पास 1/7, इसमें से इसको माइनस करोगे 6/7, आंसर आ जाएगा 1/6। यानी 1 और 6 की रेशो में हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें इतना फ़ायदा ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया हुआ है बोट टेक्स 12 आवर टू रो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 8 आवर टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से, और सॉरी वी से, और जो डाउन स्ट्रीम है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो यू आप और वी की वैल्यू आप निकालो। जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 8 आवर्स और डिस्टेंस है 48, तो यू की जो वैल्यू आ गई 48/8 यानी 6। अब u को अगर हम स्पीड ऑफ वाटर जो होती है आपके पास और स्पीड ऑफ बोट, उससे अगर डिनोट करें तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, x + y की वैल्यू होगी 6। और जो v है वो निकालोगे आप 48, डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड इसकी चेंज होगी, स्पीड है इसकी और टाइम है इसका 12, तो यहाँ से आ गया आपके पास 4। v क्या होता है, x - y, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करके वैल्यू किसकी बतानी है, दोनों की वैल्यू बतानी है, तो इक्वेशन बन गई आपके पास, दोनों को आप ऐड करोगे तो x + x 2x हो गया, y से y कट जाएगा, 6 + में 4 10,
x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू इधर पुट करोगे 5 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 29, इन 1000 मीटर रेस ए कैन बीट बाय 100 मीटर। 1000 मीटर की रेस है, ए बी को बीट करता है 100 मीटर से, यानी ए बाय बी की रेशो निकालोगे तो ए ने डिस्टेंस करा 1000 और बी ने किया 900। इन ए रेस ऑफ 400 मीटर बी कैन बीट सी बाय 40 मीटर। बी सी को बीट करता है, 400 मीटर की रेस है तो यहाँ 400 करो और 40 मीटर से बीट करता है तो 360 आ गया यहाँ पर। इन 500 मीटर रेस ए बीट सी बाय, ए और सी की आपको कंपेयर करना है, तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ए अपॉन बी को बी अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 अपॉन में 900, 400 अपॉन में 360, कैंसिल करो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल करो, एक इससे ये कैंसिल कर दो और 2 से हमने इसको काटा, 2 से इसको काटा, तो ये आ गया आपके पास 50 और इधर से आप इसको 18 9 से करोगे तो 18 9 का कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 9 + 7 16, 50 को यहाँ 4 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये तो 200 आएगा और ये आ जाएगा 160। अब लेकिन जो रेस है आपको वो रेस कितनी करनी थी, 500 करनी थी ए और सी में कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 200 आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ इजी हो जाए। थोड़ा हमने 2 से इसको कैंसिल और कर लिया। अब यहाँ 100 अपॉन 81 आ रहा है, तो 100 अपॉन 81 को अब आप इजीली 500 में कन्वर्ट कर सकते हो 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 500 आ गया, ये आ गया 405। अब यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि ए ने सी को बीट किया 95 मीटर से, ए बीट सी बाय 95 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, कहता सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 8 ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर 11 एंड 3। सब्ट्रैक्शन मॉडुलो बताना है किसका, 11 और 3 का, तो 11 - 3 mod 8, 11 - 3 करोगे 8 आएगा, 8 mod 8 निकालोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखना है, 8 1 जा 8 मत कर देना, रिमाइंडर 0 आएगा। 31 में कहता है ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू में ए इक्वल्स टू आई। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर देते हैं। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट करेंगे तो यहाँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो, अगर ए और बी का डिटरमिनेंट होता है तो हम दोनों को उसको सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर इसको अलग अलग लिख दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो कि जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करोगे या ए का डिटरमिनेंट करोगे दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया 1 के बराबर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +-1। ठीक है, यहाँ स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि इन दोनों का डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। 32 में देखते हैं, कहता है इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 द डिटरमिनेंट ऑफ ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 और ये 3 जो है ये ऑड है, तो अगर किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड होता है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है। कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए सीधा आप लिखो 0, लेकिन ऑर्डर जो उसका ऑड होना चाहिए। 33 ए आपको दिया हुआ यहाँ पर 4 2 -1 1, ए की वैल्यू दे रखी है 4 2 -1 1 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है a - 2i a - 3i। तो यहाँ a - 2i या a - 3i अगर आप करोगे तो i तो आपके पास क्या होता है, i हो गया 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं a - 2i और a - 3i। तो a में से 2i माइनस करेंगे हम, a हमारे पास ये है ही, इसमें से 2i माइनस करो, यहाँ जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे a - 3i से, फिर यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखो,
3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो भाई, 4 माइनस 2 2 आ गया, 2 माइनस 0 2 आ गया, -1 माइनस 0 -1 1 माइनस 2 -1, ये मैट्रिक्स बन गई। इधर से हमारे पास बनी 4 माइनस 3 1 2 माइनस 0 2 -1 0 -1 1 माइनस 3 -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ से करेंगे -2 0 आ गया, इधर से करेंगे 4 -4 ये भी 0 आ गया, -1 +1 ये भी 0 हो गया, यहाँ से करेंगे -2 +2 ये भी 0 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 0। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में आपको दिया हुआ है f(x) = x³। 34th क्वेश्चन, f(x) की वैल्यू आपको दे रखी है x³ -2x² प्लस में 5। कहता फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 25। ये जो पॉइंट आपको दे रखा है इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 3x² - 4x। अभी जो पॉइंट आपको दिया हुआ है इसको यहाँ पर पुट कर दो, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर -4 इंटू में 2, तो आपके पास बन गया यहाँ पर 4 3 12 -8 यानी 4। तो ये जो 4 आए ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। पूछा गया हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए बस करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल करना है और माइनस साइन लगाना है। तो -1/4 स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस x पेंट्स पर वीक एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹x² + 78x + 2500। तो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर x² प्लस में 78x + 2500। आगे कहता है द प्राइस पर यूनिट इज गिवन बाय 8x = 600 - p। अब यहाँ पर जो प्राइस है उसके लिए दिया हुआ है 8x = 600 - p। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 600 - 8x, वेयर p इज द प्राइस ऑफ ईच सेट इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px = rx - cx द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए रेवेन्यू फंक्शन चाहिए आपको। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, p को x से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो p की वैल्यू ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे 600x - 8x²। अब यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे। प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास ये है, इसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट होगी माइनस होने के बाद आपके पास ये बनी -9x² और 600 में से 78 आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 522 -2500। तो ये तो बन गया प्रॉफिट फंक्शन। अब आपको ये बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो ये आ जाएगा -18x प्लस में 522। इसको आप पुट करोगे 0, -18x प्लस में 522 को 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है 522 डिवाइडेड बाय 18। अब 18 से अगर आप डिवाइड करोगे 522 को तो आपके पास आंसर आएगा 29। तो 29 क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो यानी मैक्सिमम प्रॉफिट इसी पर ही आएगा आपका। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अगर निकालना है तो आप इस वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे। प्रॉफिट फंक्शन ये है, तो यह आ जाएगा -9 इंटू में x का स्क्वायर प्लस में 522 इंटू में 29 -2500। इन सबको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5069। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है इफ f(x) इज डिक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ c के लेफ्ट नेबरहुड में यानी c के स्लाइटली लेफ्ट में अगर हम वैल्यू को डिक्रीज करते हैं एंड इंक्रीजिंग इन द राइट नेबरहुड ऑफ c और c के राइट में वो इंक्रीज होती है, या फिर आप इसको ये ऐसे समझ सकते हो कि और f(x) चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव x एज x इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो आपका जो साइन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाता है f(x) का। तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू आती है यहाँ पर लोकल मिनिमम की। जब आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, अगर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो और वो भी साइन भी आपका बढ़ रहा है तो यानी यहाँ पर बनता है लोकल मिनिमम। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, उससे आपको पता लगता है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ए डिस्टिंक्ट एंड द काउंटेबल मेजरेबल वैल्यू इन बिटवीन वैल्यू फॉर इट देन इट इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा डिस्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स का और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो px होता है उसका सम कर दें। तो px में एक तो पहली वैल्यू आपको दी है 1/k, दूसरी वैल्यू 2/k, तीसरी वैल्यू 4/k, फिर 6/k, यानी इन सब का सम हो गया 1। तो इन सब का सम करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, 6 + 4 10 3 13, यानी 13/k = 1। दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई आपके पास 13। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है सीरीज ऑफ ए न्यूमेरिकल फिगर विच शो द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड एवरेज नंबर। एक सीरीज जो होती है न्यूमेरिकल फिगर की जो कि हमें रिलेटिव पोजीशन बताती है, और रिलेटिव पोजीशन जो बताएगी उसको हम बोलते हैं एवरेज। यानी जब हम दोनों को कंपेयर करके जो वैल्यू निकालते हैं वो एवरेज होती है। क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर आपको सिग्मा P0 Q0 दिया गया है 1500 के बराबर, और सिग्मा PN Q0 ये दिया गया आपको 6000। तो आपको यहाँ पर बताना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो ये जो सिग्मा PN Q0 दे रखा है इसको रखना है ऊपर, और सिग्मा P0 Q0 इसको रखना है नीचे इनटू में 100। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पुट करो, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 400। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 के अंदर कहता है द डैश मेक्स द इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल। जो कौन सा इसमें से अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है जो कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है उससे हमारी वैल्यू इसी की हेल्प से निकलती है, और फिशर इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। 42 में कहता है देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द MCQ टेस्ट। जैसे आपके एग्जाम में आने हैं MCQ टेस्ट, तो 3 क्वेश्चन है वहाँ पर। ईच MCQ कंसिस्ट ऑफ 4 पॉसिबल चॉइसेस एंड ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। 4 चॉइसेस हैं, उसमें से एक करेक्ट है। तो करेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो क्वेश्चन आपके पास 3 है, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, तो इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई। इफ एन एग्जामिनी आंसर दोज MCQ रैंडमली विदाउट नोइंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब इसने यहाँ पर ये नहीं दिया कि कितने क्वेश्चंस उसने अटैम्प्ट करे, इसलिए आपको आंसर जो x की टर्म्स में दिया गया, तो हम मान रहे हैं कि x उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है Px = x। तो इसमें जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लगाओगे तो आ जाएगा 3CX 1/4। अब यहाँ 1/4 नहीं ले रखा है, आंसर्स में 0 उसमें डेसिमल्स में है, तो 1/4 की जो वैल्यू है 0.25 ही हो गई, तो यहाँ पर 0.25 लिख लेते हैं। इसकी पावर हो गई x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75, इसकी पावर आ गई 3 - x। 3CX को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 - x फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल। इधर से 0.2 की पावर x और 0.75 की पावर 3 - x। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बन जाता है आपका A। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहता है लेट A = A की वैल्यू आपको दे रखी है 1021 एंड U1 U2 आर द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम रिस्पेक्टिवली ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स U। एक 2x2 मैट्रिक्स है U, इसके एलिमेंट्स अभी हमें पता नहीं। इसमें जो U1 है वो क्या है आपके पास, U1 है AC और U2 है BD, ये इसके दोनों कॉलम है। अब कहता है कि यहाँ पर AU1 की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। AU1 इसकी वैल्यू 10 है और AU2 की वैल्यू 23 है। अब आपको ये U1 U2 की वैल्यू निकाल के फिर उन दोनों का सम करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले U1 U2 की वैल्यू निकालने, इसकी हेल्प से हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। A इंटू में U1, A हमारे पास ये है 1021,
218 21 नहीं, u1 हमारे पास ये है AC, ये किसके बराबर है 10 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 2a प्लस में c आएगा, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से कंपेयर करोगे आप, a की वैल्यू 1 और यहाँ पर 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपके पास a की वैल्यू c की वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपके पास u1 की वैल्यू आ गई। u1 हमारे पास AC था तो ये आ गया 1 - 2। ऐसे आप u2 की निकालो यहाँ से। तो a हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 1 0 2 1 और u2 हमारे पास है BD, ये बराबर हो जाएगा 2 3 के। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप, ये b आ गया, इधर से 2b प्लस में d, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2 और 3 के। तो यहाँ से निकालोगे b की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, 2 2 जो 4, 4 को उधर लाके माइनस करोगे, d की वैल्यू -1, तो u2 आ जाएगा आपके पास 2 एंड -1। अब ये क्वेश्चन में कहता है आप निकालो u1 प्लस u2, यानी 1 प्लस में 2 -2 -1, आंसर आ गया 3 एंड -3। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 44th क्वेश्चन पे आ गए हम। 44th क्वेश्चन में कहता है इन इंसिडेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज टू द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री इज फाउंड टू बी 1/5000, यानी जो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो दे देखिए आपको 1/5000। इफ देयर आर 10,000 वर्कर इन ए फैक्ट्री, एन आपको दे दिया 10,000, देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल गेट द डिजीज। तो इन दोनों की हेल्प से पहले तो आप निकाल लो लैम्डा, लैम्डा हो जाता है n इंटू में p, n इंटू में p, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब क्या प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, x = 0, मतलब किसी को भी वो डिजीज नहीं होती है, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो ये भी 1, ये भी 1, e की पावर -2 बचा, तो e की पावर -2 ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बन गया बी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहता है x इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विद मीन = 10, मीन आपको 10 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है, देन px = px लेस देन 9.8। तो यहाँ पर जो 9.8 है इसकी हेल्प से पहले z की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा x माइनस मीन डिवाइडेड बाई 2, तो -0.2/2 यानी -0.1। तो यहाँ पर जब z में आप लिखेंगे तो z लेस देन -0.1, तो z लेस देन -0.1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - f 0.1। तो यहाँ पर ऑप्शन बन गया हमारे पास बी। 46 क्वेश्चन में आगे फिर केस स्टडी आ गई। इस केस स्टडी में क्या कहता है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹35,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड से x एंड y। एक बॉन्ड x है, एक बॉन्ड y है, उसके अंदर हमें मनी इन्वेस्ट करनी है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट पर एनम विच विल बी गिवन टू एन ओल्ड एज होम। जो पहले वाला बॉन्ड है वो 10% का इंटरेस्ट देता है और वो ओल्ड एज होम को जाता है। दूसरा वाला 8% का इंटरेस्ट देता है और ये वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन को जाता है। Let A be a 1/2 matrix and B be a 2/1 matrix representing the investment and the interest rate on each bond respectively। तो आपको यहाँ पर A और B की ऑर्डर आपको दे रखा है और आपको मैट्रिक्स में बताना है कि किस तरीके से होगा। पहले वाले पार्ट 46 क्वेश्चन में कहता है 15,000 इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड X। तो जो पहला वाला बॉन्ड है उसको मान लेते हैं A है, दूसरा बॉन्ड मान लेते हैं B। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कह रहा है कि भाई 46 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ए में कर रहा है वो 15,000, तो इसका मतलब बी की जो इन्वेस्टमेंट होगी 20,000 होगी। टोटल मिलाकर कितना 35,000 था। पहले वाला बॉन्ड आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है और ये आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसको आपको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है। तो मैट्रिक्स नोटेशन में उसने आपको पहले बता दिया कि जो ए का ऑर्डर है वो 1/2 है, यानी एक रो है और 2 कॉलम है, और B का जो ऑर्डर है वो 2/1 है। तो इसका मतलब आपको लिखना है ऐसे 15,000, एक रो बनानी है 20,000, और एक आपके पास एक कॉलम आ गया 10% और 8%। 10% को यहाँ पर परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ, पॉइंट में लिखा हुआ है, तो 10% आ जाएगा 0.1, 8% आ जाएगा 0.08।
तो यहाँ ऑप्शन बन गया आपका बी। उसके बाद देखिए 46 का तो आंसर आ गया। 47 में क्या कहता है? 47 में कहता है 15,000 इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द बोथ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर अगर 15,000 इसे इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर 20,000 हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, यानी इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो 15,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1500, प्लस 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, आ जाएगा 1600, टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 3100। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में कहता है इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3200 देन द इन्वेस्टमेंट इन टू बॉन्ड इज। अब टोटल जो इंटरेस्ट है वो 3200 का मिल रहा है, तो कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी ये निकालने के लिए आपको दोनों की अलग अलग इन्वेस्टमेंट देखनी है। भाई पहले वाली इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं x है, दूसरी इन्वेस्टमेंट 35,000 माइनस x है। अभी तक तो इन्वेस्टमेंट इसने दी थी, अब हमें निकालनी है। इंटरेस्ट वही रहेगा 0.1 और 0.8। यहाँ से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 3200 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1x, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 8 5 जा 40, ये आ जाएगा यहाँ से 8 5 जा 40 और एक जीरो रहेगी, 8 3 जा 24 प्लस में 4 28 माइनस 0.08x इक्वल्स टू 3200। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से आप इसको माइनस करोगे 0.02 आ गया, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे 400, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20,000। तो जो पहले वाला बॉन्ड है उसके अंदर 20,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है और दूसरा जो बॉन्ड है उसके अंदर 15,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी। 49th क्वेश्चन में ये कहता है कि यहाँ पर आप क्या चीज़ लगा रहे हो, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बोथ बॉन्ड इज गिवन बाय। यहाँ जो इंटरेस्ट आपके पास है इसमें कौन सा आपने एप्लीकेशन लगाया, ए बी या ए डैश बी या बी डैश ए। तो ये ए है, ये बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इंटरेस्ट निकाला है, तो यहाँ ऑप्शन बन गया आपका ए बी। 50th क्वेश्चन में कहता है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू ओल्ड एज होम इज 500। जो ओल्ड एज होम में जो पैसा जा रहा था वो पहले वाले बॉन्ड का जा रहा था, तो उसमें कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वहाँ पर 500 है। इंटरेस्ट अगर 500 है तो वहाँ पर पैसा जा कितना रहा है, तो उसका पैसा मान लेते हैं x। इंटरेस्ट उस पर कितना मिल रहा है हमें 10% का, और ये मिलाकर कितना बन रहा है 500, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5000। अगर पहले वाले बॉन्ड में 5000 ही लगा रहे हो तो दूसरे बॉन्ड में आप कितना लगा रहे हो 30,000। तो इसने दूसरे बॉन्ड की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आंसर बन जाएगा आपका 30,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस सीरीज़ से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।